morning students. Today just we start from the third chapter, topic motion in a straight line. And in the chapter motion in a straight line, first of all we know what is mechanics. ठीक है, मैकेनिक्स के बारे में आज हम जानेंगे. तो मैकेनिक्स है क्या है? कहते हैं it is the branch of physics that deals with the condition of rest and motion of bodies which is around us. Clear? ये क्या इसके बारे में डील करता है मैकेनिक्स? ये डील करता है जो बॉडीज रेस्ट में है या मोशन में है, ठीक है, उसके कंडीशंस को डील करता है. ठीक, अब हम देखते हैं कि मैकेनिक्स के जो पार्ट है या सब ब्रांचेस हैं वो कौन कौन से हैं. पहला स्टैटिक्स, दूसरा काइनेमेटिक्स और तीसरा डायनेमिक्स. तो स्टैटिक्स के है ना, इसका मीनिंग होता है रेस्ट. कहते हैं स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स concerned with the bodies at rest or of forces in equilibrium. ठीक है, तो स्टैटिक्स क्या डील करता है? जो बॉडी रेस्ट में है उसके बारे में, और दूसरी बात जो फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है. आप लेटर चैप्टर में पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम क्या होता है. ठीक है, तो अगर सपोज एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ कि ये जो हमारा मार्कर है ये इक्विलिब्रियम में है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक फिंगर के टिप पे इसको देखते हैं कहाँ पे ये बैलेंस होता है. सपोज करो ये यहाँ पे बैलेंस हो गया, कहने का मतलब ये हॉरिजॉन्टल हो गया. ठीक है, जिससे बीम बैलेंस भी होता है. जिसे कोई सामान खरीदने जाते हो जो दुकानदार वे करता है बीम बैलेंस के थ्रू, दोनों देखता है बीम आपको हॉरिजॉन्टल है कि नहीं. अब यहाँ पे हम जो कह सकते हैं, यहाँ पे जो फोर्स काम कर रहा है, इधर की तरफ जो फोर्स काम कर रहा है, दोनों इक्वल है. ठीक है ना, इसे हम कहेंगे, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम में है. तो इसी तरह जो फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है उनके बारे में भी डील करता है. नेक्स्ट काइनेमेटिक्स. तो काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच कंसर्न्ड विद, है ना, बॉडीज इन मोशन विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन. ठीक है, तो ये मोशन बॉडी जो मोशन में है उनके बारे में डील करता है, लेकिन किसके कारण ये मोशन हुआ है ना उसको ये कंसीडर नहीं करता है, विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन. ठीक, नेक्स्ट है डायनेमिक्स. डायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स कंसर्न्ड विद द बॉडीज इन मोशन बट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द कॉज ऑफ मोशन. इसमें हम मोशन किसके कारण कॉज हुआ, किसके कारण हुआ, उसको हम निश्चित रूप से कंसीडर करते हैं. काइनेमेटिक्स में नहीं करते हैं. ठीक है, और स्टैटिक्स जो है बॉडी क्या होता है उसमें रेस्ट. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, आते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट जो आप 9th क्लास में पढ़े हुए हैं, है ना, उसी के अकॉर्डिंग इसे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये क्या होता है. देखिए आप जैसे सपोज करिए ये आपका घर है. ठीक है ना, डिस्टेंस के बारे में आपका ये घर है और ये आपका स्कूल है. ठीक है, तो घर से स्कूल कोई जरूरी नहीं है. हर बच्चे बहुत, है ना, कई जगह से आते हैं. हो सकता है जो पास में हो एक स्ट्रेट लाइन होते हुए स्कूल तक पहुंच जाए, इस रास्ते से आप जा सकते हो. या घर से स्कूल जाने के लिए हो सकता है कि कोई बच्चा ऐसे जाए. ठीक है, ये एच मैंने कह दिया घर के लिए, होम के लिए, और स्कूल के लिए हमने एस कह दिया. तो एस से एस तक पहुंचने के हो सकते हैं कई रास्ते हो सकते हैं, कई बात हो सकते हैं. हो सकता है पहले कोई ए पे जाए फिर आपको एस पे जाए. ठीक है, मतलब एच टू ए टू एस इस तरह से. या कोई हो सकता है एच से एस तक ये स्ट्रेट लाइन के थ्रू जा सकते हैं.
ऐसा भी हो सकता है कोई आपको ऐसे आए, बी पे आए, फिर सी पे जाए और फिर आपको एस पे आए, ठीक है ना। तो इस रास्ते से भी है ना वो स्कूल पहुंच सकता है। या ऐसा हो सकता है स्कूल जाने के लिए आप इस रास्ते को भी फॉलो कर सके, इसको, ठीक है। कई रास्ते हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम ज़रा इन सब रास्तों को मेजर करें, जैसे मान लो सपोज करो इसको हमने बी कर दिया, एच बी एस के थ्रू जा सकता है। तो इसमें अगर हम सबको मेजर करें जितने भी डिस्टेंसेज हैं, तो सबसे छोटा आएगा जो स्ट्रेट लाइन है एच टू एस आएगा, और इसी में एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है, ठीक है। बाकी में देखो ए एच टू ए गए, ए टू एस गए, यहाँ दो दो डायरेक्शन हो गए। इसी तरह यहाँ पे एक दो तीन डायरेक्शन हो गए। यहाँ पे हम टर्न में कहते हैं मेनी डायरेक्शन, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है ना, इट इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स्ड बाय अ बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स इन एनी डायरेक्शन, ठीक है ना। तो हम क्या कहते हैं, एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल्ड हुआ उसको हम कहते हैं, मान लो एक व्यक्ति के लिए एक्चुअल पाथ कितना हो गया, एच ए प्लस ए एस, दूसरे के लिए हो गया स्ट्रेट लाइन एच एस, है ना। तीसरे के लिए हो गया एच बी प्लस बी सी प्लस, है ना, सी एस, और जो है ना नेक्स्ट जो है उसके लिए एक कर्व पाथ, ठीक है ना। तो ये सब लेंथ को आपको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एक ही है सिर्फ जो इसमें है ना एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है, जिसे एच टू एस, ये आपको है ना डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है। तो हम कहते हैं है ना द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स्ड बाय अ बॉडी बिटवीन इनिशियल हमारा क्या है, घर है, और फाइनल हमारा क्या है, स्कूल है। तो कहते हैं द लेंथ ऑफ है ना एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स्ड बाय अ बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड, है ना, इज डिस्टेंस, ठीक है। और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, आपने पढ़ा होगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, या क्लास 9 में भी पढ़ा होगा। ऐसा यूनिट हम मीटर कहते हैं, ठीक है ना। और याद रखें कि डिस्टेंस जो है ना, किसी बॉडी के द्वारा जो ट्रेवर्स डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, ठीक है। अगर बॉडी रेस्ट में होगा तो जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट जो है डिस्प्लेसमेंट क्या है ना, तो कहते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है, द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इन ए गिवन टाइम इज कॉल्ड एन डिस्प्लेसमेंट। या आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, है ना, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। हम यहाँ पे ये यूज करेंगे चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट in a given direction in a given time interval is called displacement। याद रखे रहिए, डिस्टेंस में हम कोई भी है ना डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है एक गिवन डायरेक्शन में होगा। जैसे सपोज करो कि कोई बॉडी है एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, जैसे मान लो कि वो से स्टार्ट किया, ठीक है। तो यहाँ डिस्टेंस क्या हो गया, जीरो। इसी तरह ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया बॉडी, हमने स्ट्रेट लाइन दिखा दिया। सपोज करो ये ए पे है कुछ टाइम में, है ना, कुछ टाइम पे ये बी पे है, और कुछ टाइम में ये सपोज करो ये सी पे है। हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ओ से ए तक ये 50 मीटर है ना। ए से बी तक हम मान लेते हैं कितना है, दैट इज 25 मीटर। इसी तरह बी से सी तक हम मान लेते हैं 75 मीटर, ठीक है। तो अब हम जरा यहाँ पे कहें, ये सपोज करो है ना, ये T1 टाइम पे है, ये T2 टाइम पे है, और ये T3 टाइम पे है, ठीक है। तो अब हम डिस्टेंस निकालेंगे, या आपको कहो कि हम है ना डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। सपोज करो अब मैं कहूँ कि कोई बॉडी जो है ना O से C तक पहुंचता है, ठीक है। तो है ना टोटल टाइम इंटरवल कितना हो गया, T1 प्लस T2 प्लस T3। कितने टाइम में कहाँ पे पहुंचा है, आपको C तक। तो अब अगर हम निकालेंगे डिस्टेंस, कैसे निकालें हम, ठीक है ना।
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अगर O से C तक पहुंचे तो देखिए सारे डिस्टेंसेस को पहले हमने क्या किया, सम कर दिया। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी डिस्टेंसेज है ना, उसको हम सम कर देंगे। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा है ना OA प्लस है ना AB प्लस है ना BC इक्वल टू OA की वैल्यू कितनी है 50 मीटर, ठीक है। AB की वैल्यू है आपको कितनी है, यहां से यहां तक 25 मीटर, और B से C तक कितना है 75 मीटर। सबको ऐड कर देंगे 150 मीटर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट भी आपको इतना ही होगा, अब सपोज करते हैं अब कोई बॉडी जो है ना O से A से B से C गया और C से फिर रिटर्न हुआ B पे, ठीक है ना। मतलब अब बॉडी जो है O से A से B से C एंड फिर रिटर्न हुआ आपको B पे। तो अब इस केस में डिस्टेंस कितना होगा हम देखते हैं। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये सब को जोड़ेंगे वैसा ही, ठीक है ना। तो डिस्टेंस निकालने के लिए O से A से B से C और प्लस C से B, सबकी वैल्यू देखेंगे। यहाँ तक तो हम निकाल चुके हैं ना BC तक, तो ये हो गया आपको 150 मीटर अब प्लस फिर CB, BC या CB बराबर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है ये, है ना 75 मीटर, सपोज करो 75 ऐड कर देंगे 225 मीटर, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो हम क्या देखेंगे, बॉडी का इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को देखते हैं। तो जैसे सपोज करो इनिशियल ये है और आकर के रुका कहाँ पे B तक, ठीक है ना। तो ये O से B तक यही हो जाएगा आपको डिस्प्लेसमेंट। वो कहाँ गया, किस रास्ते से गया, ये हमें मतलब नहीं है। हम ये देखेंगे इनिशियल पॉइंट कहाँ है और फाइनल पहुंचा कहाँ है। वो इनिशियल पॉइंट है और B जो है आपका है ना ये फाइनल पॉइंट है। तो ये डिस्टेंस को यानी कहने का मतलब वो भी डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। वो भी में क्या है OA प्लस A, OA प्लस A, इसी चीज को OA की वैल्यू 50 मीटर और AB की वैल्यू कितनी है 25 मीटर, यानी ये हो गया आपको 75 मीटर, ठीक है। तो अब जरा देखिए, अब दोनों को हम कंपेयर करते हैं। इस वाले केस में पहले वाले हमने देखा कि स्ट्रेट लाइन O से C तक जाने में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल है, लेकिन यहाँ से O से C और C से B तक आने में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों डिफरेंट है। तो याद रखे रहिए कब यह डिफरेंट होता है, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में है ना मूव कर रहा है और रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन यानी जाते हुए फिर रास्ते में नहीं लौटता है, इफ देयर इज नो रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन then in that case distance and displacement will be equal, but if there is reversal of direction, अब देखो यहाँ पे हमने कहा ना O से C और C से फिर B आया यानी रिवर्स हुआ, तो रिवर्सल में यानी डायरेक्शन चेंज हो गया है ना, एक ही डायरेक्शन में नहीं है, यहाँ डायरेक्शन चेंज हो गया। तो जब रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन हो तो डिस्प्लेसमेंट कितना है ओनली 75 मीटर, जो कि डिस्टेंस से छोटा है। तो याद रखिए, एक पॉइंट याद रखने कि हम कह सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है ना डिस्प्लेसमेंट का,
या तो वो डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है या डिस्टेंस से हमेशा छोटा हो, याद रखते रहिए, ठीक है ना। हम कह सकते हैं यहाँ पे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हमने लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट, और इसके मैग्नीट्यूड को हम क्या करते हैं, ये मॉड, इस तरह से हम दो है ना वर्टिकल लाइन के बीच में हम इसको रखते हैं, इसको पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो दैट दिस इज इक्वल टू एंड लेस देन, ठीक है। तो लेस देन कैसे लिखते हैं, लेस देन इक्वल टू ऐसे लिखें, लेस देन इक्वल, इस तरह से। ये इक्वल भी हो सकता है या छोटा होगा, कभी भी आपको इससे ग्रेट बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये डिस्टेंस याद रखें, ये पॉइंट जो है आप नोट करके रखें, हमेशा याद रखें। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आइदर लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल्स में मैं और बताऊंगा, है ना, दोनों के बीच में। नाउ दूसरा आता है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, स्पीड, एवरेज स्पीड। तो कहते हैं, इसको डिफाइन करते हैं कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, है ना, टू कवर दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एवरेज। लिखेंगे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, एवरेज स्पीड को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। यानी आप समझ के, एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इन एनी डायरेक्शन। यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, इन एनी डायरेक्शन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनी डायरेक्शन, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, ठीक है। तो अगर हम सपोज करते हैं अराउंड टाइम टी टाइम के अराउंड में, कि अगर हम सपोज करें टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल्ड है, डेल्टा एक्स, और इस डेल्टा एक्स को ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा, डेल्टा टी। याद रखें, ये डेल्टा हम लगाते हैं छोटे के लिए, है ना, छोटी क्वांटिटी के, है ना, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डेल्टा लगाते हैं। तो डेल्टा एक्स ये टोटल डिस्टेंस हो गया, और है ना डेल्टा टी टोटल टाइम इंटरवल हो गया। तो इसको हमें लिखेंगे दैट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा। ये थोड़े नए शब्द हैं, है ना, मैथ्स क्या है, टर्म है, ये थोड़ा सा आपको सीखना है शुरू में, ठीक है ना। आप सीख लोगे, फिर लिखने लगोगे, फिर आपको ये, ठीक है ना, ये हैबिट में आ जाएगा। तो कहते हैं एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, और ये टोटल डिस्टेंस है, सपोज करते हैं डेल्टा एक्स, कितने टाइम इंटरवल पे ट्रेवल्ड है, डेल्टा टी में, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा। अब एक दूसरी चीज जिसको हम कहते हैं स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, आपने सिंपल पढ़ा होगा स्पीड, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। ठीक है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो कहते हैं द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एन एवरेज स्पीड वेयर द टाइम इंटरवल डेल्टा टी, है ना, इज वेरी स्मॉल, ठीक है, दैट इट इज कॉल्ड एन इंस्टेंटेनियस स्पीड। कहेंगे यानी द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट और एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, है ना, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब एक खास इंस्टेंट में, जैसे आप सपोज करो बाइक वगैरह चलाते, स्कूटी चलाते हो, उसमें एक स्पीडोमीटर होता है, लगा रहता है,
तो आप जैसे ही अपने एक्सेलरेटर को आप है ना छटते हो, बढ़ाते हो या कहते हैं उसको है ना रिड्यूस करते हो, तो आप देखते हो स्पीडोमीटर में है ना जो कांटा लगा रहता है, जो सुई होती है वो भागती है आगे राइट में या फिर लेफ्ट में, ठीक है ना। इस तरह से आपको फ्लक्चुएट होती है। तो याद रखें वो हमेशा कांस्टेंट नहीं होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पे है ना एक ही चीज दिखाता है, ठीक है ना। तो हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड है ना, हम स्पीडोमीटर से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। जो स्पीडोमीटर हमारा शो करता है गाड़ियों में वो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड को करता है, एवरेज स्पीड को शो नहीं करता है। तो हम कहेंगे कि इसका लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड है ना इज कॉल्ड एन इंस्टेंटेनियस स्पीड, जिसमें हमारा टाइम इंटरवल क्या हो, एक पर्टिकुलर टाइम पे ना तो टाइम इंटरवल हमारा क्या होगा है ना बहुत छोटा हो, तो इसको यानी टेंडिंग टू हम 0 लिखते हैं। तो जैसे मान लो कि डेल्टा टी टाइम है, तो डेल्टा टी हमने टाइम लिया है, ये बहुत छोटा है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू एरो लिखते हैं 0, इसको पढ़ते हैं है ना टाइम इंटरवल टेंड्स टू 0, मतलब बहुत स्मॉल है। तो इसी को हम लिखेंगे। तो थोड़ा सा मैथ्स की यहाँ पे भाषा यूज करेंगे। मैथ्स के लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू लिमिट, लिमिटिंग वैल्यू है तो लिमिट लिख दिया। कब, यानी जब टाइम हमारा इंटरवल बहुत छोटा हो, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 इस तरह से लिखते हैं, और इसी एवरेज स्पीड को यहाँ पे हम लिख देंगे, कारण कि एवरेज स्पीड का ये लिमिटिंग वैल्यू है ना। तो एवरेज स्पीड हमारा आएगा यहाँ पे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, एवरेज स्पीड का लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। इसी को हम लैंग्वेज में कहते हैं द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड, ठीक है ना, विच टाइम इंटरवल टेंडिंग टू 0 इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इसको लिखते हैं दिस इज इक्वल टू dx बाई dt, इसको लिखेंगे dx बाई। तो अब जरा आओ जो आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, वही एक इक्वेशन है, इसी को बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इन एनी डायरेक्शन है ना इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, या सिंपली हम स्पीड कहते हैं। जो आप 9th क्लास में स्पीड पढ़े हो है ना, उसी को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या पढ़ेंगे, ये तो हमारा है ना मैथ्स के लैंग्वेज हुआ dx बाई dt, बट लैंग्वेज में इसको पढ़ेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इन एनी डायरेक्शन है ना इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, और सिंपली स्पीड। क्लियर है, और आगे क्लियर होगा जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे क्लियर होगा, ठीक है। तो एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात हमने, ठीक है ना। एवरेज वेलोसिटी, तो जैसे हमने यहाँ पे है ना एवरेज स्पीड को लिखा था टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल, यहाँ पे हमारा होगा डिस्टेंस की जगह हम डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो अब जरा इसको समझिए, तो कहते हैं एवरेज स्पीड, जब कोई हमारा है ना बॉडी है, जब वेरिएबल स्पीड से है ना मूव करता है, वेरिएबल वेलोसिटी उसकी होती है, तो हम क्या करते हैं, यानी एक समान नहीं होती है, यानी बॉडी जो है इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करता है, उस समय हम एवरेज की बात करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कि एक जगह से दूसरी जगह, एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल तक बस जाती है, ठीक है ना, तो एक समान स्पीड से नहीं जाती है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, ठीक है ना, इस तरह से होता है, यानी वेरिएबल स्पीड बॉडी की होती है, तब हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं। जब वेरिएबल वेलोसिटी होगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है ना, यानी बॉडी जो है इक्वल है ना डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल नहीं करता है इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, तब हम उसको वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं। तो देखिए आप, अगर कोई बॉडी फॉर एन ऑब्जेक्ट है ना moving with variable velocity, ठीक है, the average velocity is defined as
द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए, सपोज कर लेते हैं एक हमारा ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें डायरेक्शन हो जाएगी। जैसे स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, ये हमारा ओरिजिन है सपोज कर, ठीक है, और बॉडी जो है ये पॉइंट ए पे है किसी टाइम t1 पे, ठीक है, और इसका पोजीशन हमने मान लिया ए का पोजीशन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में x1 है। इसी तरह हमने मान लिया b मान लिया, ये कब है जब t2 टाइम है, और इस पोजीशन को हमने कह दिया x, है ना, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। कहने का मतलब OA इज इक्वल टू x1 हो गया और OB इज इक्वल टू x2 हो गया। यानी यहाँ से यहाँ तक आपका x1 हो गया और फिर यहाँ से यहाँ तक आपका x2 हो गया। ठीक है, तो अभी हमने क्या कहा था, डिस्प्लेसमेंट क्या है ना, चेंज इन पोजीशन। ठीक है, इन ए गिवन टाइम इंटरवल। ठीक है ना, तो आप जरा देखो कि हमारा जो है टाइम इंटरवल t1 से t2 अगर हम ले, ठीक है ना, तो चेंज इन पोजीशन कितना होगा, बॉडी जो है t1 से t2 पे कहां तक गया, x1 से x2, इसका पोजीशन चेंज हो गया। ठीक है, तो चेंज इन पोजीशन कितना, यानी हमें ए बी ही लिखना है ना, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ए बी, और टाइम इंटरवल कितना हो गया, है ना, t1 से t2, तो t2 माइनस t1, t2 माइनस t। तो ए बी को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए डिवाइडेड बाय t1 माइनस t2 माइनस t1। दिस इज इक्वल टू ओ बी की जगह हम क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस। तो ये पोजीशन में चेंज है, तो चेंज को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा आगे लगाते हैं, या स्मॉल के लिए हम लिखते हैं डेल्टा x बाय डेल्टा t, हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना, ये एवरेज वेलोसिटी है। ठीक, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जब बात करेंगे, इसी का लिमिटिंग वैल्यू, जैसे हमने कहा था ना इंस्टेंटेनियस से, तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो इसी को लिखेंगे लिमिटिंग, लिमिट जब टाइम इंटरवल हमारा बहुत छोटा हो, डेल्टा टी वेरी टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा x बाय डेल्टा। तो याद रखें ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड, एवरेज स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड, और जैसे हमारा है एवरेज वेलोसिटी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम चाहे तो यहाँ पे वेक्टर भी लिख सकते हैं, जैसे हमने वेक्टर कर दिया, इसी तरह हमने इसको वेक्टर कर दिया, कर दिया। दिस इज इक्वल टू सिंपल हम लिखेंगे dx बाय, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या सिंपली हम कहेंगे कि द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एन एवरेज वेलोसिटी विद डेल्टा टी टाइम इंटरवल, है ना, टेंडिंग टू 0 इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका कैलकुलस में मीनिंग है ना, नेक्स्ट डे में नेक्स्ट क्लास में कैलकुलस है ना बताऊंगा कैसे ये है ना वर्क करता है, कैसे हम लिखेंगे। ओके।